बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है होम्योस्टैसिस। कभी आपने सोचा कि हम सर्दियों में क्या हमारा बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, या गर्मियों में हमारा बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, या मछलियाँ बर्फ़बारी के मौसम में पानी के अंदर जम तो नहीं जाती। हम सब ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं कि टेम्परेचर चाहे जितना भी इंक्रीज़ हो रहा हो, हमारे माहौल में चाहे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कमोबेश एक जैसा ही रहता है। ऐसा क्यों है? कुदरत ने तमाम जानदारों के अंदर अपने माहौल से मुताबिकत रखने की एक सलाहियत अता फरमाई है। हर जानदार, हर ऑर्गेनिज़म अपनी ख़ास एडाप्टेशंस के ज़रिए माहौल में होने वाली तब्दीलियों के साथ मिलकर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। हमारी एनवायरनमेंट के अंदर मुख्तलिफ़ अवामिल हैं जो चेंज होते रहते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स फ्लक्चुएट होते हैं और उनकी फ्लक्चुएशन से ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी पर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। ये इफ़ेक्ट्स अगर इनको कंट्रोल ना किया जाए तो ये सर्वाइवल के लिए बहुत मुज़िर साबित होंगे। तो तमाम जानदारों के अंदर स्पेशल एडाप्टेशंस होती हैं। एक ऐसा सेटअप होता है कि वो अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल बनाते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितने भी फैक्टर्स चेंज होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज़म पर पड़ते हैं और ऑर्गेनिज़म ट्राई करता है कि वो उन हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को कम से कम करे और अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में होम्योस्टैसिस इंटरनल फ्लक्चुएशंस को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर होने वाली फ्लक्चुएशन के मुताबिक करने की कोशिश करता है। अज़ीज़ तलबा, आप सब जानते हैं कि हमारी एनवायरनमेंट के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती हैं, वाइड रेंज की फ्लक्चुएशंस होती हैं, लेकिन ऑर्गेनिज़म के बॉडी के अंदर उन इफ़ेक्ट्स को कम से कम किया जाता है और इंटरनल एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत चेंजेस आती हैं और वरना वो अपनी एनवायरनमेंट को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। तो होम्योस्टैसिस दरअसल क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड होम्योस्टैसिस। यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को कम से कम करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिज़म की बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो प्रोटेक्शन सिस्टम है, दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टैसिस। एनवायरनमेंट में मेजर जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो फैक्टर्स हैं वाटर, सॉल्यूट्स, टेम्परेचर। यानी एनवायरनमेंट के इफ़ेक्ट्स हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट पर या लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर जो असरात पैदा करते हैं वो वाटर, सॉल्यूट्स और टेम्परेचर की चेंजेस हैं। यानी हमारी एनवायरनमेंट में जितनी भी चेंजेस आएंगी वो ऑर्गेनिज़म की बॉडी में वाटर, सॉल्यूट्स या टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को चेंज करेगी। ऑस्मोरेगुलेशन असल में सॉल्यूट्स और वाटर के रेगुलेशन का एक मैकेनिज़्म है। The mechanism to regulation of solutes and water between the organism and its environment, यानी माहौल और ऑर्गेनिज़म के इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर सॉल्यूट्स और वाटर को रेगुलेट करने का जो मैकेनिज़्म है, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। इसी तरह टेम्परेचर मेंटेनेंस का मैकेनिज़्म कहलाता है थर्मोरेगुलेशन। Mechanism of maintenance of temperature of the body is called thermoregulation. इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए एक और मैकेनिज़्म भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मौजूद होता है। जितने नाइट्रोजनस वेस्ट पैदा होते हैं बॉडी के अंदर, उनको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है।
तो ये प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन। तो मजमूई तौर पर हम होम्योस्टेसिस को यूँ कह सकते हैं, होम्योस्टेसिस इज़ द सेंट्रल रिक्वायरमेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी ये जानदार की इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने का नाम है। And it compels the adaptations in the constantly changing conditions and contributes in evolutionary process। और इस मेंटेनेंस के अमल को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनिज़म मुख्तलिफ एडाप्टेशंस करता है और इस तरह से एवोल्यूशनरी प्रोसेस चलता रहता है। होम्योस्टेसिस के हवाले से ये बात जहन में रखिए कि होम्योस्टेसिस कोई फिक्स्ड इंटरनल एनवायरनमेंट का नाम नहीं है, बल्कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चेंजेस को कम से कम करना और इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस को नैरो रेंज तक लेकर आने का नाम है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि एक फिक्स्ड इंटरनल एनवायरनमेंट बरकरार रखना होम्योस्टेसिस है, बल्कि हमारी बॉडी में, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो ज़ाहिरी बात है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से चेंजेस तो आएंगी, लेकिन उन चेंजेस को नैरो रेंज तक महदूद रखना, दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। फॉर एग्जांपल, वाटर अवेलेबिलिटी मे चेंज लार्जली फॉर द ऑर्गेनिज्म इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्रॉम अबंडेंट सप्लाई टू वेरी ड्राई कंडीशंस। यानी हो सकता है कि बाज़ औक़ात ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल हो जाए और बाज़ औक़ात यूँ भी हो सकता है कि बहुत ही कम वाटर अवेलेबल हो और ड्राई कंडीशंस का सामना करना पड़े। ताहम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द बॉडी मे वेरी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बट इट इज़ ओनली इन नैरो रेंज। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर बिल्कुल ही कम हो गया है, ड्राई कंडीशंस प्रीवेल हो रही हैं, तो बॉडी का वाटर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। नहीं, बल्कि उसमें जो चेंज आएगा वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर का चेंज बहुत ज़्यादा हो सकता है, पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी हो सकता है, मुमकिन है कि बिल्कुल ही ना अवेलेबल हो, लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में वाटर लेवल की जो चेंज होगी वो नैरो रेंज में होगी। ऑर्गेनिज्म को अगर बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी वाटर से फ्लडेड हो जाए। उसके लिए ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम बॉडी के अंदर मौजूद है जो कि पानी को फ्लड आउट नहीं होने देगा। अबंडेंट सप्लाई की सूरत में बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी दाखिल नहीं होगा, और इसी तरह अगर ड्राई कंडीशंस प्रीवेल हो रही हैं तो बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाएगा। द लिविंग कंट्रोल सिस्टम डू वर्क एग्जैक्टली ऑन द मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। यानी हम ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी कंट्रोल का मैकेनिज्म है ये बिल्कुल ऐसे काम कर रहा है जैसे फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम काम करते हैं। आप मुख्तलिफ़ मशीनों को काम करते हुए देखते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि बिजली की इस्त्री है, हम उसमें एक टेम्परेचर फ़िक्स कर देते हैं कि कॉटन के लिए हमें इतना टेम्परेचर चाहिए, सिल्क के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, इसी तरह वाश एंड वेयर कपड़ों के लिए हमें मखसूस टेम्परेचर चाहिए। तो जब हम थर्मोस्टेट से टेम्परेचर फ़िक्स कर लेते हैं, अब इलेक्ट्रिक आयरन को जब हम बिजली की सप्लाई देते हैं तो वो हीट अप होना शुरू होती है। फिर जितना टेम्परेचर हमने फ़िक्स किया है, जब तक वो टेम्परेचर रीच नहीं होता इस्त्री गर्म होती चली जाती है, लेकिन जो ही मतलूबा टेम्परेचर हमें हासिल होता है, थर्मोस्टेट जो कि बिजली की इस्त्री के अंदर थर्मोकपल को सेंस करने में मदद देता है। थर्मोकपल जब उस टेम्परेचर को सेंस करता है कि मतलूबा टेम्परेचर मिल गया है, अब थर्मोस्टेट को ऑटोमेटिकली वो बंद कर देगा और इलेक्ट्रिक करंट कट ऑफ हो जाएगा। इससे क्या होगा कि टेम्परेचर मज़ीद बढ़ने से रुक जाएगा। इसी तरह जब हम इस्त्री कर रहे होते हैं और मतलूबा टेम्परेचर रीच हो गया है, इलेक्ट्रिक सप्लाई कट आउट हो गई, लेकिन इस्त्री करते हुए जब टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज़ होता है तो ऑटोमेटिकली फिर से इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई बहाल हो जाती है और फिर से इस्त्री गर्म होना शुरू हो जाती है। तो ये कंट्रोल सिस्टम जैसा हमने इलेक्ट्रिक आयरन में देखा है
मुख्तलिफ फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम्स में हम चेक करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम बेआइने ही वैसे ही काम कर रहा होता है। इस कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट रिसेप्टर, सेकंड कंट्रोल सेंटर और थर्ड इफेक्टर। कंट्रोल सिस्टम को अगर आप इसका फंक्शन समझना चाहते हैं तो डायग्राम पे ज़रा फोकस कीजिए। रिसेप्टर्स बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और ये रिसेप्टर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस को फील करते हैं। सिग्नल कंट्रोल सेंटर की जानिब जाएंगे, जैसे कि ब्रेन हो सकता है या कोई लोअर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें गैंग्लियन हो सकते हैं, नर्व टिश्यूज़ हो सकते हैं। कंट्रोल सेंटर ब्रेन का कोई हिस्सा हो सकता है जो एक ख़ास फंक्शन को कंट्रोल करने का काम सर अंजाम देता है। जब रिसेप्टर से सिग्नल इनपुट की शक्ल में कंट्रोल सेंटर की जानिब जाते हैं तो कंट्रोल सेंटर उन सिग्नल को एनालाइज करता है और फिर आउटपुट भेजता है इफेक्टर्स की जानिब। इनपुट जा रहा है एफरेंट पाथवेज के ज़रिए और आउटपुट सिग्नल्स जा रहे हैं इफरेंट पाथवेज के ज़रिए। ये इफेक्टर्स की तरफ जब सिग्नल जाते हैं तो इफेक्टर उस कंट्रोल सेंटर की तरफ से आने वाली हिदायत के नतीजे में काम करता है और ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से चेंजेस आई हैं, जो डिस्टर्बेंस पैदा हुई है, उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है और इस तरह बॉडी को अपनी पहले वाली हालत में ले आने की कोशिश करने के इस अमल को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक आयरन की एग्जांपल दी है कि जिस तरह फिज़िकल सिस्टम में हम कंट्रोल को फील करते हैं कि किसी भी फिज़िकल एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी सिमिलर केस काम करता है। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर रेगुलेटेड एनिमल्स के अंदर एक सेट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर फिक्स है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में हम देखते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब एनवायरनमेंट टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो हमारी बॉडी का ज़ाहिरी बात है टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। होम्योस्टेसिस ही वो अमल है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। ऐसी सूरत में क्या होगा, स्वेट ग्लैंड्स जो स्किन में मौजूद होते हैं उनसे पसीना बहना शुरू हो जाता है और हमारी स्किन का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। ये अमल कैसे होता है? जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक आयरन की एग्जांपल दी है कि टेम्परेचर एक ख़ास नुक्ता पर जब पहुंचेगा तो उस पर इंक्रीज़ जाएगा और फिर जब वो डिक्रीज़ होगा तो फिर से उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह बॉडी के अंदर भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो बॉडी का टेम्परेचर भी लामहला बढ़ना शुरू होता है। तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए हमारी स्किन के अंदर रिसेप्टर्स हैं, वो सिग्नल भेजते हैं कंट्रोल सेंटर की जानिब। कंट्रोल सेंटर फौरी तौर पर इसको एनालाइज करके ये बताता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसे कैसे कम किया जाए। वो फ़ौरन सिग्नल करेगा दोबारा स्किन के स्वेट ग्लैंड्स के अंदर और स्वेट ग्लैंड उस मैसेज को रिसीव करते ही पसीना बहाना शुरू कर देते हैं और इस तरह हमारी स्किन जो है वो ठंडी हो जाती है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था उसके नतीजे में हमारी स्किन दोबारा टेम्परेचर को डाउन करने की कोशिश करती है। In this process, there is an inverse effector response to warmth sensing in external environment and it is termed as negative feedback. यानी नेगेटिव फीडबैक हम इसे यूं कह सकते हैं कि अब मतलूबा टेम्परेचर अचीव हो गया है, अब अगर टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू होता है तो उस टेम्परेचर को फिर मेंटेन रखने के लिए बॉडी ऐसे काम करेगी जिससे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो। मिसाल के तौर पर जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो हमारा जिस्म खुद ब खुद कांपना शुरू हो जाता है, हमारे मसल्स मूव होते हैं जिससे हीट पैदा होती है और टेम्परेचर की कमी को दूर कर दिया जाता है। उम्मीद है आपको होम्योस्टेसिस का ये सारा मैकेनिज़्म और प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो उसे आप ज़रूर डिस्कस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।